जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं मीटिंग हमारी। कल कल के टॉपिक से ही जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी आज आहिस्ता है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको जितना हो सके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा ऊंचा नहीं बोल सकता। अच्छा जी, कल हम लोग ने जो चीजें देखी थी वो हमारा आईपीआई लेवल, और आज भी हम जो हमारे फैक्टर्स रह गए थे आईपीआई के उन्हीं को देखेंगे। और हम लोग उसके अलावा देखेंगे अकाउंट हेल्थ को, क्योंकि आईपीआई और अकाउंट हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है। आईपीआई वेरी करता है अकाउंट हेल्थ के साथ। तो अकाउंट हेल्थ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमने जहन में रखना होता है। बेसिकली अकाउंट हेल्थ में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह आईपीआई के कुछ फैक्टर्स होते हैं, इसी तरह अकाउंट हेल्थ के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें मेंटेन करना पड़ता है, और उनकी एक स्पेसिफिक लिमिट्स होती हैं कि हम इन लिमिट से ना एक्सीड कर सकते हैं, ना इन लिमिट से हम लोग नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोगों ने जहन में रखना होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोग जिस अकाउंट पे थे बेसिकली वो एक नया अकाउंट था, तो उसके अंदर आपको जो आईपीआई नजर आ रहा था वो काफी हद तक लो नजर आ रहा था। लेकिन ये जो अकाउंट है बेसिकली ये एक वेल डेवलप्ड अकाउंट है। ठीक है जी। इसमें बेसिकली रैंकिंग वाली सारी प्रोडक्ट्स हैं, सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी रैंक हो चुकी हुई हैं, जो कि एक निशीज में बेसिकली वो निशीज में क्रिएट कर चुकी हुई हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें आईपीआई 510 तक नजर आ रहा है, जो कि गुजारे लायक है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो आईपीआई होना चाहिए वो 500 to 600 लिमिट तो गुजारे लायक है, लेकिन 600 700 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हमें इन्वेंट्री रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। अगर हमारी जो आईपीआई लेवल है वो 500 से कम है, 400 से भी कम है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें इन्वेंट्री के बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। और इन्वेंट्री के इश्यूज का क्या होता है, बेसिकली इन्वेंट्री हमें क्रिएट करनी नहीं दी जाती। हमें जो यूनिट्स हैं वो अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाने की अप्रूवल नहीं मिलता है। स्टोरेज लेवल हमारा रेड में रहता है। अभी तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इसका स्टोरेज लेवल येलो में है, मतलब कि अलर्ट है, बेसिकली अलर्ट है ये। लेकिन अभी भी फेड कंडीशन में नहीं है, रेड नहीं हुआ। तो रेड नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो स्टोरेज वॉल्यूम है वो रेड हो जाएगा तो बेसिकली आप इन्वेंट्री भिजवा ही नहीं सकते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में। तो जब आप इन्वेंट्री नहीं भिजवा सकेंगे, ऑब्वियसली आप सेलिंग नहीं कर सकेंगे, और आपका अकाउंट उसी तरह बंद रहेगा। तो इस चीज को हम लोगों ने ध्यान में रखना होता है कि आईपीआई को हमेशा हमें अच्छी कंडीशन में रखना है। तो चार फैक्टर्स थे जिन हमारे जो आईपीआई के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जिनमें एक्सेस इन्वेंट्री, सेल थ्रू रेट, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री और इन स्टॉक इन्वेंट्री है। दो फैक्टर्स हमने देख लिए थे, एक्सेस इन्वेंट्री और सेल थ्रू रेट। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक्सेस इन्वेंट्री बिल्कुल भी नहीं है इस अकाउंट में। सेल थ्रू रेट काफी हद तक 70% है। सेल थ्रू रेट 70% है, ग्रीन एरिया में, तो इस वजह से इसको क्या नाम है, ग्रीन टैग मिला हुआ है। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस अकाउंट में बिल्कुल भी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री नहीं रहने देता। ये मतलब नहीं है कि मुझे रिटर्न्स नहीं आते, रिटर्न्स आते हैं मुझे। लास्ट मंथ 2 रिटर्न आए थे, लेकिन मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको जाया करवा दिया या उनको वापस मंगवा लिया। मैंने ये नहीं होने दिया कि मैं 1 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते तक अपनी जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री जो अमेजोन के वेयर हाउस में रिटर्न आई है, मैं वहां पे पड़ी रहने नहीं दी, मैंने वापस मंगवा ली। तो इस वजह से स्टैंडर्ड इन्वेंट्री मेरा 0 है। इन स्टॉक इन्वेंट्री मेरी 60 के करीब है। तो अभी बेसिकली ये ग्रीन एरिया में नहीं आई, तो इसको अभी टैग नहीं मिला। तो अभी इन दो फैक्टर्स को हम देखेंगे, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री क्या होती है, किस तरह इसको कंट्रोल किया जाता है, और दूसरा हम लोग देखेंगे इन स्टॉक इन्वेंट्री। उसके आगे आपको नजर आ रहा है कि जनवरी में मुझे कितने एक्स्ट्रा पाउंड पे करने पड़े हैं, सिर्फ इन वजूहात की वजह से, सेल थ्रू रेट और इन स्टॉक इन्वेंट्री की वजह से मुझे तकरीबन 137 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने पड़े एफबीए फीसिस की सूरत हाल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपका आईपीआई अंडर डेवलपमेंट होता है तो बेसिकली आपको एफबीए फीस ज्यादा पड़ती है। तो ये उस चीज का नतीजा है कि मुझे एफबीए स्टोरेज फीस ज्यादा पड़ी है। क्यों? क्योंकि मेरी जो 1% से ज्यादा की स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है, एक्सेस इन्वेंट्री, 1% से ज्यादा की मेरी एक्सेस इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी रही है। Q1 था। तो हुआ क्या कि
नई इन्वेंट्री भिजवाता रहा, पुरानी इन्वेंट्री इतनी तेजी से सेल नहीं हो रही थी, तो वो एक्सेस इन्वेंट्री में इंक्रीज आ गया था 1% से ज्यादा का, ठीक है जी। तो उस वजह से मुझे 137 पाउंड पे करने पड़े थे। फर्स्ट फैक्टर आपका एक्सेस इन्वेंट्री। एक्सेस इन्वेंट्री से मुराद वो इन्वेंट्री है जो कि आपकी एक्स्ट्रा, मतलब एवं ही आप कह लेना कि एवं ही पड़ी रहती है, उसका मतलब कोई यूज नहीं हो रहा होता। तो अमेजोन के पास, आप सबको पता है कि पहले ही स्पेस की बहुत ज्यादा लीकेज है, बहुत ज्यादा कमी है स्पेस की उधर अमेजोन में, क्योंकि मोस्टली तो वेयर हाउस जो है ना अमेजोन के पास लेट्स वो 10 वेयर हाउस है यूके के अंदर। तो 10 में से सिर्फ 4 ही वर्किंग कर रहे हैं, बाकी उधर बंद हुए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि यूरोप की कंडीशंस क्या जा रही हैं वायरस से रिलेटेड। तो उन्होंने एक तो सबसे पहले वर्किंग को मिनिमाइज करने के लिए उधर अपने मोर देन 50% वेयर हाउसेज को बंद कर दिया हुआ है। कोई 3 से 4 वर्किंग कर रहे हैं, तो 3 से 4 वेयर हाउसेज ने बेसिकली पूरे यूके की मार्केट को कवर करना होता है। ना सिर्फ यूके की मार्केट को, बल्कि दूसरे सेलर जो कि सेल ग्लोबली करके अपनी इन्वेंट्री यूके में भिजवाते हैं, उनकी भी इन्वेंट्री को उन्होंने वहां पे हैंडल करना होता है। तो इस वजह से अमेजोन बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस था, उसने बहुत ज्यादा लिमिट्स लगा दी थी अपनी इन्वेंट्री। और अगर हम इस केस में अमेजोन पे, आप सबने देखा कि अगर आपकी एक्सेस इन्वेंट्री पड़ी होती है तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। 137 पाउंड एक महीने के अंदर मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है, सिर्फ एक्सेस इन्वेंट्री की वजह से। तो ऑल दो वो तो अब क्लियर होगी भी है, क्योंकि Q2 का स्टार्ट हो गया हुआ है, Q2 का मिड हो गया मेरे ख्याल से। तो Q2 के अंदर सेल थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा सेल आने लग जाती है, तो एक्सेस इन्वेंट्री मेरी निकल गई हुई है। अच्छा जी, सेकंड चीज है हमारी सेल थ्रू रेट। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा सेल थ्रू रेट ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होना चाहिए आउट ऑफ 10। ये हमेशा आउट ऑफ 10 होता है। यहाँ पे आपको 7.1 नजर आ रहा है। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 7 आना चाहिए। मतलब अगर 10 लोग आपकी लिस्टिंग पे आते हैं तो उसमें से कितने लोग आपकी लिस्टिंग को परचेज भी करते हैं? तो मेरी लिस्टिंग पे अगर 10 लोग आते हैं तो 10 में से 7 परचेज भी करते हैं। तो रिकमेंडेड यही है कि 7 से ऊपर रहें, ठीक है। यही अच्छी चीज है, 7 से कम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 7 से कम जाएंगे तो बेसिकली डायरेक्ट अफेक्ट डालेगी ये आपकी रैंकिंग के ऊपर। आपकी रैंकिंग नहीं हो पाएगी। आप कहेंगे कि सेल तो आ रही है मुझे, लेकिन मैं रैंक नहीं हो पा रहा। मैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे लंबे टाइम के लिए मैं आता हूँ, मैं लेट्स सपोज 5th पोजीशन पे आता हूँ, तो मैं 2-3 दिन बाद दोबारा डी रैंक हो जाता हूँ। मैं रैंक नहीं हो पा रहा। इसकी वजूहात क्या होती हैं? बेसिकली समझ तो यही आ रहा होता है कि नजर जो हमें आ रहा होता है टूल की मदद से या सेल की मदद से, हमें नजर आ रहा होता है कि हमारी सेल ज्यादा है हमारे कॉम्पिटिटर्स की सेल से। तो क्यों मेरा कॉम्पिटिटर ज्यादा देर तक टॉप में रहता है और मैं तो टॉप में रहता ही नहीं, 1-1.5 दिन के लिए आता हूँ फिर वापस नीचे। हमें फिर उसकी वजह समझ नहीं आ रही होती। तो उसकी टेक्निक क्या है? उसकी बेसिकली टेक्निक ये है कि सिंपली आप वेरीफाई कर लें कि आपका सेल थ्रू रेट क्या है। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे ऊपर है तो इसका मतलब है उसका सेल थ्रू रेट आपसे ज्यादा है। सेल चाहे वो 1-2 यूनिट आपसे कम सेल कर रहा हो, लेकिन उसकी जो सेल थ्रू रेट है वो आपसे ज्यादा है, ठीक है। तो सेल थ्रू रेट डायरेक्टली इफेक्ट करता है रैंकिंग में। आपका सेल थ्रू रेट कम है, आपका रैंकिंग ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगी, ज्यादा पायदार नहीं होगी, आप ज्यादा टाइम के लिए रैंक नहीं रहेंगे, ठीक है। और उसी केस में आपका जो कॉम्पिटिटर है जिसके ऊपर सेल चाहे उतनी नहीं है जितनी आपके ऊपर है, लेकिन उसका सेल थ्रू रेट आपसे अच्छा है, तो वो ज्यादा देर के लिए टॉप में रैंक रहेगा, ठीक है। तो सेल थ्रू रेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि सेल थ्रू रेट बेसिकली किन चीजों के ऊपर हम अपना सेल थ्रू रेट इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली हम अपना सेल थ्रू रेट अपने ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करके इंप्रूव कर सकते हैं जो बेसिकली हमारी नीश रिलेटेड होते हैं, लॉन्ग टेल होते हैं, ठीक है। कन्वर्जन उनमें ज्यादा होती है बेसिकली। अमेजोन चॉइस कीवर्ड्स हो गए हमारे, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एक कीवर्ड नजर आता है जो बेसिकली जिसके ऊपर कन्वर्जन बहुत अच्छी होती है। सेल थ्रू रेट, हमने कैंपेन चलाई उसके ऊपर सेल थ्रू रेट हमें CTR, आपको शायद याद होगा CTR एक फैक्टर हमने देखा था कैंपेन की रिपोर्ट एनालिसिस के अंदर। तो एक कीवर्ड हमें हमारी कैंपेन से मिलता है जो उसके ऊपर CTR ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर बेसिकली सर्च वॉल्यूम उसका इतना नहीं है या उसके ऊपर सेल इतनी नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक कीवर्ड है जिसके ऊपर CTR कम है लेकिन उसके ऊपर सेल हमें ज्यादा मिल रही है। मतलब CTR, जिसकी CTR ज्यादा है उसके अक्रॉस हमें 6 यूनिट मिल रहे हैं, और जिसका CTR कम है उसके अक्रॉस हमें लेट्स सपोज 12 यूनिट की सेल आ रही है। तो उन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा है? मेरे लिहाज से उन दोनों में से ज्यादा बेहतर तो वो वही कीवर्ड है जिसके अक्रॉस CTR आपकी ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि उस कीवर्ड के अक्रॉस आप पायदार रैंक पे आएंगे, आप
टेम्परेरी रैंक पे भी आ सकते हैं, आप लंबे टाइम के लिए रैंकिंग को एंजॉय करें, ठीक है। और दूसरा जो कीवर्ड है बेसिकली क्या पता वो एक हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड हो, आपका ही कॉम्पिटिटर उसके ऊपर क्या पता 40-40 यूनिट की सेल कर रहा हो, तो आप उसके ऊपर बहुत जल्दी और बासानी रैंक नहीं हो सकते। अगर हो भी गए तो उसके क्रॉस क्योंकि आपकी कन्वर्जन कम है, तो वो डी रैंकिंग के इश्यूज काफी आएंगे आपको, आपको बार बार क्या नाम है रैंकिंग का करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग फिर उस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जिनके क्रॉस हमें कैंपेन्स के ऊपर से नजर आता है कि इनके क्रॉस हमारा CTR क्लिक थ्रू रेट ज्यादा है। अच्छा है जी। ये तो दो फैक्टर्स थे जो हमने लास्ट टाइम देख लिए थे कि इन दो फैक्टर्स की वर्किंग किस तरह होती है, क्या बेसिकली फैक्टर्स किस तरह किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 2 फैक्टर्स की तरफ, ठीक है जी। अच्छा जी, अगले 2 फैक्टर्स है हमारे स्टैंडर्ड इन्वेंट्री परसेंटेज। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? मोस्टली लोग समझते हैं कि स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का मतलब होता है हमारी सुप्रेस्ड लिस्टिंग। लिस्टिंग होती है ना, उसके अंदर अगर कोई इशू आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो वो लिस्टिंग सुप्रेस्ड हो जाती है, वो लिस्टिंग बायर को नजर नहीं आती, ठीक है, क्लोज नहीं होती, सुप्रेस्ड हो जाती है, वो वर्किंग करना छोड़ दे। तो काफी लोग समझते हैं कि स्टैंडर्ड इन्वेंट्री उस चीज को कहा जाता है, नहीं। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री बेसिकली अलग चीज है और सुप्रेस्ड इन्वेंट्री का फैक्टर अलग चीज है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री किसको कहा जाता है? स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कहा जाता है कि नंबर ऑफ रिटर्न्स ऑन योर लिस्टिंग, नंबर ऑफ रिटर्न्स ऑन योर लिस्टिंग। और ये बेसिकली परसेंटेज में होता है 0 to 100%, और ये ऑलवेज लेस देन 1% होना चाहिए। लिख लें ये बात, क्योंकि मोस्टली जो अकाउंट ब्लॉक होते हैं, मोस्टली जो डी रैंकिंग होती है, जो सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं ना सेलर्स को, वो ये स्टैंडर्ड इन्वेंट्री की वजह से ही आते हैं। क्योंकि काफी सेलर्स की बहुत ज्यादा शिकायतें होती है कि हमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो वजूहात क्या है, तो एक वजूहात देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड इन्वेंट्री क्रिएट होने की या रिटर्न्स आने की वजूहात क्या हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड इन्वेंट्री आपकी तब क्रिएट होती है जब आप बेसिकली किसी ऐसे कीवर्ड के ऊपर कैंपेन रन करते हैं या किसी ऐसे कीवर्ड के ऊपर लॉन्चिंग करना चाह रहे होते हैं जो कीवर्ड आपकी नीश से डिपेंड ही नहीं करता। एक ऐसी कैटेगरी जो आपकी नीश से डिपेंड नहीं करती, तो उसके ऊपर आपको हमेशा से रिटर्न आएंगे। मेरी एक प्रोडक्ट लेट्स सपोज वो है मोटरसाइकिल बूट्स। मेरी प्रोडक्ट है मोटरसाइकिल बूट्स, और मैं उस प्रोडक्ट को लेट्स सपोज लॉन्च कर देता हूँ क्लॉथिंग वाले बूट्स के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है मुझे रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट तो उस नीश में डिपेंड ही नहीं करती। बायर अगर उस नीश में आ रहा है तो ऑब्वियसली बायर को क्लॉथिंग बूट्स चाहिए, ना कि मोटरसाइकिल बूट्स चाहिए उसे, ठीक है। तो बायर अगर मोस्टली ऐसा हो भी सकता है कि बायर अगर बगैर प्रोडक्ट को वेरीफाई किए सिर्फ देखते हुए कि प्रोडक्ट मैच कर रही है दूसरे लोगों से, ठीक है जी, प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लें, और बाद में पता लगे कि भाईजान जो चीज मैंने ऑर्डर की है वो तो कोई और चीज है असल में। तो बायर ऑब्वियसली बायर के पास कोई सेकंड चांस तो होता नहीं, महंगी प्रोडक्ट होती है, बाय ने फिर रिटर्न करवा देनी होती है, क्योंकि बाय को पता कि मुझे अमेजोन की तरफ से क्या नाम है रिफंड मिल जाएगा अगर मैं 7 डेज के अंदर प्रोडक्ट को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में वापस करवा दूं, ठीक है। तो जब आपको स्टैंडर्ड इन्वेंट्री आती है तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन एक बड़ा सा एरर शो करा देता है आपकी लिस्टिंग के अंदर। लिस्टिंग होती है आपकी, लिस्टिंग के बेसिकली जहां पे आपको यूनिट्स नजर आ रहे होते हैं कि इतने यूनिट अवेलेबल हैं आपके लिस्टिंग के ऊपर। तो नीचे मैं आपको दिखाऊं अगर उस ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए इस चीज का। हम अपनी चलते हैं लिस्टिंग वाले एरिया के ऊपर। यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं मेरे यूनिट्स, ठीक है जी। और यूनिट्स में ये देखें अनफुलफिलेबल, मतलब एक यूनिट मुझे रिटर्न आया हुआ है, ये है मेरी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, एक यूनिट मुझे रिटर्न आया हुआ है, ये मेरी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है। और अगर मैं एक हफ्ते से पहले पहले अपनी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को हल हल नहीं करवाता, मैं इसको बेसिकली वापस नहीं मंगवाता या इसको जाया नहीं करवाता, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होती है कि या तो आप अपनी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को वापस मंगवा लें या उसको जाया करवा लें, ठीक है जी। तो मोस्टली बेहतर चीज क्या है, तो वो भी देखते हैं अभी। तो नीचे आपको नजर आ रही होती है अनफुलफिलेबल के नाम से, वो चीज होती है आपकी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री आपकी हमेशा लेस देन 1% होनी चाहिए, 1% से कभी भी इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी अकाउंट की हेल्थ बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। और मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं कि मोस्टली जो अकाउंट ब्लॉक होते हैं, मोस्टली जो सेलर्स को ब्लॉक किया जाता है, वो यही इशू होते हैं कि उनको रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं, और वो उन रिटर्न्स को बेसिकली हैंडल नहीं करते, वो अपनी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को हैंडल नहीं करते, वो अपनी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का कोई सद्देबाब नहीं निकालते, और उनकी इन्वेंट्री वहीं पड़ी रहती है जो कि बैड इफेक्ट डालती है उनकी
लिस्टिंग के ऊपर और उनके अकाउंट के ऊपर। उनकी अकाउंट हेल्थ बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिससे उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अमेजोन स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के ऊपर आपको नोटिफिकेशन नहीं करता। अमेजोन फ्रस्ट्रेट हो गया, लेट्स सपोज वो आपकी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री काफी देर से पड़ी हुई है, 1 डेढ़ महीना हो गया, अगर आपने उसको कोई हल नहीं किया तो अमेजोन आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, अमेजोन सीधा आपकी अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। और स्टैंडर्ड इन्वेंट्री की वजह से ब्लॉक हुए हुए बहुत मुश्किल से या इम्पॉसिबल होता है कि उनको रीइंस्टेट किया जाए, वापस लिया जाए। ठीक है जी। तो ये इश्यूज होते हैं हमारे स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को हल कैसे करना है। हमने हमारी एक स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है और वो आगे भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम किसी भी नीच में वर्किंग करें हमें ऐसी चीजें फेस करनी पड़ जाती होती हैं कि हमें कोई ना कोई रिटर्न आ गया, क्योंकि हर नीच में हर कीवर्ड के ऊपर ऐसे बायर्स होते हैं जो कि विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं, और विंडो शॉपिंग के दौरान उनको कोई चीज पसंद आती है तो वो बगैर उसको देखे उसको परचेज कर लेते हैं, और बाद में वो फिर रिटर्न करवाते हैं। तो अमेजोन ने क्या है कि अमेजोन को भी इन चीजों का पता है, तो अमेजोन थोड़ा सा फ्री हैंड सेलर को भी देता है। अमेजोन कहता है कि अगर तो आप एक वीक के अंदर अंदर अपनी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को हल कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो ये फ्री हैंड अमेजोन भी देता है। ठीक है, क्योंकि अमेजोन रीजन भी पूछता है सेलर बायर से कि बायर ने रिटर्न क्यों किया है। बेसिकली अगर अगर तो बायर कहे कि नहीं मुझे इस प्रोडक्ट से नुकसान हुआ है या ये प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर इशू होता है, फिर अकाउंट ब्लॉक होते हैं, क्योंकि बायर आपके खिलाफ क्लेम कर रहा है, A to Z गारंटी क्लेम कर रहा है बायर आपके खिलाफ। लेकिन अगर बायर कहे कि नहीं मैं ये प्रोडक्ट नहीं परचेज करना चाह रहा था, मैं एक्चुअल में कोई और प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा था, तो उस केस में ये होता है कि अमेजोन आपके अकाउंट में आपके स्टैंडर्ड इन्वेंट्री परसेंटेज में कोई इंक्रीज नहीं करता है और आपके अकाउंट में कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री की वजह ये भी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को बेसिकली हल कैसे किया जाए। आ गई है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, तो अब हम क्या ऐसा प्रोसीजर अपनाएंगे कि एक वीक के अंदर अंदर हमारी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री वापस 0% पे आ जाए। उसके दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सेस इन्वेंट्री के टाइम पे, कि आप अपनी जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है या मतलब जो 1-2 यूनिट आपको रिटर्न आए हैं उनको आप वापस मंगवा लें। ठीक है जी। आप अमेजोन के ऊपर केस ओपन करिए, उनसे कहें कि जो मेरी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है उसको वापस भिजवा दें आप। ठीक है जी। तो अमेजोन आपको वापस भिजवा देगा, लेकिन ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी हम अपनी इन्वेंट्री वापस मंगवाते हैं तो बहुत देर तक हम नई इन्वेंट्री नहीं भिजवा सकते। ठीक है जी। ये अमेजोन की पॉलिसीज के खिलाफ है, अगर हम इन्वेंट्री वापस मंगवाए तो ज्यादा तो देता है वो, लेकिन मंगवानी अच्छी बात नहीं है, फिर वो हमें नई इन्वेंट्री क्रिएट करने नहीं देता। तो सेकंड सोल्यूशन इसका क्या है? सेकंड सोल्यूशन है कि हम अपनी जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है उसको जाया करवा लें। अमेजोन के ऊपर एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को जाया कर सकते हैं। तो अगर तो आपको स्टैंडर्ड इन्वेंट्री आई हुई है तो आप उसको जाया करवा लें। ठीक है जी। आप अमेजोन को कहें कि ये मेरी जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है इसको आप जाया कर दें, अमेजोन क्या करेगा? अमेजोन उसको जाया कर देगा और आपका अकाउंट की हेल्थ वापस नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये दो सोल्यूशन है और इन दोनों को हमने एक वीक के अंदर अंदर इनको फाइनलाइज करके किसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है जी। तो होपफुली स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का आपको पता लग गया होगा कि स्टैंडर्ड इन्वेंट्री क्या चीज है। अब हम बात करते हैं FBA इन स्टॉक रेट। FBA इन स्टॉक रेट क्या मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन इन स्टॉक रेट। मतलब आप मंथ में कितने टाइम तक इन स्टॉक रहते हैं, आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाते। आउट ऑफ स्टॉक जाना भी अमेजोन की पॉलिसीज के खिलाफ है। अमेजोन हमेशा हमें रेकमेंड करता है कि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी सेल के मुताबिक अपनी इन्वेंट्री को क्या नाम है फुलफिल रखें, अपनी इन्वेंट्री को इन स्टॉक रखें, आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। क्योंकि जब आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं ना तो उससे क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि आउट ऑफ स्टॉक जाने से डायरेक्टली हमारा जो कनेक्शन होता है, डायरेक्टली जो असर पड़ता है वो पड़ता है हमारी BSR के ऊपर, बेस्ट सेलर रैंक के ऊपर। तो बेस्ट सेलर रैंक बहुत स्वाब स्वाब की नीयत से डिक्रीज होता है जब हम लोग आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, और अमेजोन भी इस चीज को पसंद नहीं करता। ठीक है, क्योंकि अमेजोन ने क्या करना होता है, अमेजोन जब आपका BSR इंक्रीज होता है तो अमेजोन ने आगे बायर्स को दिखानी होती है कि ये बेस्ट सेलर्स हैं जिनका BSR इंक्रीज होकर टॉप पेज पे है। तो अगर बार बार आप आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं तो अमेजोन आपसे वो पोजीशन छीन लेगा टेम्परेरी तौर पर। तो FBA इन स्टॉक रेट का मतलब है कि आपने हमेशा इन स्टॉक रहना है, और ये परसेंटेज कभी भी 99% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। 99% से कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। मैं तो कहता हूँ कि 100% आपकी जो इन स्टॉक रेट हो वो 100% हो, जो कि बेस्ट है और पॉसिबल है। ऐसा ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है। आप ऑब्वियसली अगर आपका IPI मेंटेन है, आपका IPI 500 से अबव है, 600 700 के करीब है, तो आपको इतने ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे इन्वेंट्री भिजवाने में,
न्यू शिपिंग प्लान क्रिएट करने में, स्टोरेज वॉल्यूम वगैरह में। तो अगर उस चीज के बावजूद आप अपनी इन्वेंट्री को इन स्टॉक नहीं रख रहे, आप बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, तो इसमें फिर आपको ये अमेजोन की तरफ से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपकी जो डी रैंकिंग है वो हो जाएगी, और आपका जो रैंक है डी रैंक होके फ्रीज भी हो सकता है। ठीक है जी, तो उस चीज को हमने ध्यान में रखना होता है। अच्छा जी, तो होपफुली आपको एफ बी ए इन स्टॉक रेट का पता लग गया होगा कि हमें अपनी इन्वेंट्री ऑब्वियसली पूरे मंथ में इन स्टॉक रहना पड़ता है, ताकि हम हमारी जो अकाउंट की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। और हम अपने बायर्स को बेसिकली, क्योंकि होता ही है कि जब आपकी लिस्टिंग में बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही होती है ना, तो आपके जो बायर्स होते हैं वो कंफर्म हो जाते हैं। बहुत सारे बायर्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली रेगुलर बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपसे परचेजिंग करते हैं। तो जब आप आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं और वो अमेजोन के ऊपर आ रहे हैं और आपके अकाउंट आपकी लिस्टिंग को विजिट करते हैं और आपकी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक उनको नजर आती है, तो उसका अमेजोन के ऊपर बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है जी, और अमेजोन ये चीज चाहता नहीं है। तो इस वजह से उसने एफ बी इन स्टॉक रेट को भी यहाँ किया हुआ है। ठीक है, तो होपफुली आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अच्छा, अब ये बात लेते हैं कि ये चार फैक्टर्स तो हैं। अब इन चारों फैक्टर्स में से बेसिकली ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डायरेक्टली क्या नाम है अफेक्ट करता है अकाउंट को। बेसिकली अगर हम बात करें कि एक ऐसा फैक्टर इनमें से कौन सा है जिसके इंक्रीज होने से या जिसके कम होने से बेसिकली हमारा अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है जी, तो वो है हमारा स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। अगर हमारी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री की परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हुई है, ठीक है, 5%, 10% तक पहुंच गई हुई है, तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और वंस हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया तो फिर जो भी पेमेंट हमारी अकाउंट में होगी वो हम विड्रॉ नहीं करवा सकते। ठीक है, तो एक्सेस इन्वेंट्री को कभी भी इंक्रीज नहीं होने देना, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। ठीक है, तो जितने भी आपके रिटर्न्स आएंगे आपने उसको ऑन द टाइम एक वीक के अंदर अंदर उसको सॉल्व करना है, ताकि आपकी एक्सेस इन्वेंट्री की परसेंटेज कम से कम हो। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चार फैक्टर्स अंडरस्टैंड होंगे होंगे एफ बी ए सेल थ्रू रेट, एक्सेस इन्वेंट्री परसेंटेज, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री परसेंटेज और एफ बी ए इन स्टॉक रेट। ये था बेसिकली, ये बेसिकली चार फैक्टर्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन है हमारे आईपीआई लेवल का, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे ख्याल से हमें पता होना चाहिए कि इन चारों फैक्टर्स की अगर मैंने बात की है तो इनको प्रैक्टिकली किस तरह परफॉर्म करना है। हम सब ने देखा हुआ है, हम सब ने सीखा हुआ है कि इन सब एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म किस तरह किया जाता है। एक्सेस इन्वेंट्री का आप सबको पता है कि आपने आपको पहले बताया है कि एक्सेस इन्वेंट्री में थोड़ा टाइम स्पेंड होगा आपका। कि लेट्स सपोज आपके पास 100 यूनिट की आपकी सेल और आपने 200 या 300 यूनिट बेचाए हुए हैं, तो आप जो 200 यूनिट एक्स्ट्रा में वापस नहीं मंगवाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मतलब आज इसी महीने में मैं अपनी एक्सेस इन्वेंट्री को कंट्रोल कर दूं और ठीक है जी मैं वापस मंगवा लेता हूँ। क्या पता आप वापस मंगवाएं और अमेजोन अगले 2-3 महीने तक आपको इन्वेंट्री सेंड करने की ऑप्शन ना दे, तो उससे आपका इन स्टॉक इन्वेंट्री परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। उसको सॉल्व कैसे करना होता है, बेसिकली नेक्स्ट मंथ में हम कम इन्वेंट्री भिजवा देते हैं। सेल थ्रू रेट को मैंने आपको बात बता दी कि सेल थ्रू रेट का डायरेक्ट कनेक्शन आपके कीवर्ड्स और निशेस से है। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नीश हमारी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सी नहीं डिपेंड करती, किस नीश में हमें जाना चाहिए, किस नीश में हमें नहीं जाना चाहिए। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री जो रिटर्न आती है आपको, जो बायर रिटर्न करता है, जो बायर की तरफ से रिटर्न आता है। इसमें कोई भी वजह हो सकती है। अगर तो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के साथ बायर ने आपको A to Z गारंटी क्लेम भी किया हुआ है, बायर ने अगर आपको गारंटी क्लेम भी किया हुआ है, ठीक है, मतलब बायर ने आपको कह दिया भाईजान ये बंदा है और इसकी जो प्रोडक्ट है बेसिकली मैं उसके ऊपर क्लेम करना चाह रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस के अंदर आपको A to Z गारंटी क्लेम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, बायर आपको वारंटी क्लेम करता है, डब्ल्यू से वारंटी। बायर आपको वारंटी क्लेम करता है, और अगर तो बायर ने आपके खिलाफ जो क्लेम किया वो झूठा है, ठीक है, तो आप उस बायर के खिलाफ A to Z गारंटी क्लेम करते हैं। फिर इसमें अमेजोन खुद आके चेक करता है कि कौन ठीक है, बायर ने इन्वेंट्री ठीक वापस की है या नहीं की, बायर ने जो एलिगेशन लगाई हैं वो वाकई में प्रोडक्ट में है या नहीं है, सेलर ने जो अपने अपनी तरफ से जो एलिगेशन लगाई हैं वो ठीक है या नहीं है। तो फिर बाद में वो फैसला करता है कि कौन ठीक है, और उसकी फिर रिक्वेस्ट के ऊपर वो वर्किंग करता है। ठीक है, तो आप भी अपने बायर के खिलाफ A to Z गारंटी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को सॉल्व करने का मेन सोल्यूशन क्या है कि अगर तो आपको A to Z वारंटी क्लेम नहीं आया, तो आपने सिंपल क्या करना है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को जाया करवा देना या वापस मंगवा लेना है। मैं रेकमेंड करता हूँ जाया करवा देना आपने। ठीक है,
और दूसरा चीज क्या है कि अगर आपको ए टू सी गारंटी क्लेम भी आ गया, असल में बायर ने प्रोडक्ट आपकी खरीदी थी और उसको आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आई और उसने आपके खिलाफ गारंटी क्लेम कर दिया हुआ है, तो अगर तो बायर ने जो एलिगेशन लगाई हैं वो वाकई में आपकी प्रोडक्ट के अंदर है, तो आप कहेंगे कि ठीक है जी, मैं इसके खिलाफ कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हैं, उसको रिफंड कर देते हैं। अगर तो आप बायर को रिफंड कर दें, लेट्स सपोज आपके खिलाफ ए टू सी गारंटी क्लेम आया है, ये वैसे ए टू सी गारंटी क्लेम एक अलग टॉपिक है हमारा, काफी लेंथी टॉपिक है, तो मैं इसको थोड़ा ब्रीफली नहीं डिस्कस करूंगा, इसको अभी आपसे नोट करके रख लें, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इसको देख लेंगे। अच्छा जी, तो अगर तो बायर ने आपके खिलाफ गारंटी क्लेम किया और वो वाकई में वो क्या नाम है इशू है आपकी प्रोडक्ट में, तो आप क्या करेंगे, तो आप बायर को रिटर्न कर देंगे, बायर को रिफंड कर देंगे, उसको जो पैसे हैं जो उसने पे किए थे अमेजोन को वो उसको रिफंड कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका केस क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर वो वाकई में जो उसने क्लेम किया है वो आपकी प्रोडक्ट में है ही नहीं, मतलब बायर कह रहा है कि इसकी प्रोडक्ट यूज्ड है और आपकी प्रोडक्ट न्यू है और आपको पता है कि वो न्यू प्रोडक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप बायर के खिलाफ ए टू जी गारंटी क्लेम कर सकते हैं, जिससे अमेजोन आएगा और अमेजोन देखेगा कि वाकई में सेलर की प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट थी, ठीक है, तो वो बायर का क्लेम खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये इसके सोल्यूशन होते हैं। लास्ट वाला था हमारा इन स्टॉक इन्वेंट्री। ये तो हम सबको पता है कि इन स्टॉक रहना है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना, ठीक है, और इन स्टॉक की परसेंटेज हमेशा 99% से ज्यादा हो, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी। एक और चीज को देख लेते हैं, ये जो आपके अभी इस चीज से आईपीएस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो, चले आप लोग ऐसा करें, आईपीएस रिलेटेड वाले क्वेश्चन आप पूछ लें, इसके ऊपर मैं आपको बाद में बताता हूँ। जी उमर जावेद, पूछें आप। जी सर, इसमें जो आपने बताया कि जो रिटर्न्स में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक तो हम वो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री वापस मंगवा सकते हैं या उसको वेस्ट करवा सकते हैं, तो ये मैं समझ नहीं पाया कि वापस क्लाइंट से मंगवानी है, और अगर वेस्ट करवानी है तो वो कौन सी सूरत में वेस्ट होगी, क्लाइंट के पास रहेगी या अमेजोन वेस्ट करेगा? नहीं, ये ना बेसिकली आपकी आती है अमेजोन के पास, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास है रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री, मतलब वो इन्वेंट्री जो वापस कर दी है बायर ने, ठीक है, और वो अमेजोन के पास आ गई अमेजोन के हुई है अब, ठीक पास है, आ गई तो है। आप यहाँ से जी फिर, जी अमेजोन के पास आ गई, तो आप यहाँ से उसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री करते हैं आप, तो जितने भी आपके अनफुलफिल यूनिट्स होते हैं वो रिमूव कर देता है अमेजोन। सर, ठीक रिमूव हो गया। के बाद वो हमारी इन्वेंट्री में दोबारा शामिल हो जाते हैं जो रिटर्न्स आए होते हैं? नहीं नहीं, वो जाया कर देता है, वो नहीं शामिल होता बाद में, वो जाया कर देता है। यानी वो हमें नुकसान हो रहा है एक शक्ल में? हाँ बेसिकली रिटर्न आ गया हुआ है तो ऑब्वियसली अमेजोन को ही पता है कि अगर कोई रिटर्न आ रहा है तो या तो उसके अंदर कोई खामी है, और अगर हम इसका सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन तो यही है कि हम उसको वापस मंगवाते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को, और उसको बेहतर करके अमेजोन के पास दोबारा भिजवाएं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब वापस मंगवाते हैं तो ये नहीं पता है कि नई इन्वेंट्री भिजवाने की ऑप्शन फिर कब मिलेगी, तो ये रिस्की चीज होती है। तो अच्छा सोल्यूशन और बेहतर सोल्यूशन यही है कि हम उस यूनिट को जाया करवा दें। वो फिर ऑब्वियसली हमें नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि अब करें क्या, अब वापस भी नहीं मंगवा सकते और उसको यूज भी नहीं करवा सकते, तो उसको जाया ही करवाना होता है। जो बेसिकली हमने एफ पी ए कर रहे हैं, हमने अमेजोन की इन्वेंट्री भेजी है, अगर अगर हमने 100 यूनिट्स भेजे हैं तो वो सारे एक जैसे ही 100 है ना? तो अगर जी, एक यूनिट में अगर कोई हम समझ रहे हैं कि अब वापस लेने से कोई इशू आएगा, तो बाकियों में भी वही सेम मसला है 100 के 100 यूनिट्स में? ये तो चले आपने कोई एक ऐसी बात की है ना जो कि अनएक्सपेक्टेड सी है, क्योंकि 100 में 100 तो नहीं खराब हो सकते, कोई एक दो होता है जो खराब होता है, ठीक है, तो उसे एक दो के रिटर्न आता है और उसी को आपने जाया करना होता है। जी किसी और ने की क्वेश्चन पूछना हो आप में से। जी जी सर, जी, मोहम्मद अबूबकर। मुझे ये पूछना है कि जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का जो सोल्यूशन दो बताए हैं हमें, तो जो केस ओपन करना है वो हमने जब इन्वेंट्री वापस मंगवाते हैं उसके लिए केस ओपन करते हैं। जी बिल्कुल, केस ऑब्वियसली हाँ, हमने जो इन्वेंट्री वापस मंगवानी है उसके लिए केस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या सही। यहाँ पे भी बेसिकली पहले ऑप्शन होता था, आज से तकरीबन जब लास्ट टाइम लॉगरिथम A9 के लॉगरिथम में चेंजेस नहीं है ना, उससे पहले यहाँ जी पे होता था कि हम लोग यहाँ पे ना ऑप्शन था कि रिकॉल इन्वेंट्री, तो रिकॉल अनफुलफिल इन्वेंट्री, तो आप उसको रिकॉल कर सकते थे यहाँ से ही। लेकिन अब वो इन्होंने ऑप्शन खत्म कर दिया हुआ रिकॉल इन्वेंट्री का, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ रिमूव का ऑप्शन है। तो अब या तो अब देखें ना, लॉगरिथम में भी चेंज होती है तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई वजह होती है। अब Amazon ने रिकॉल इन्वेंट्री की ऑप्शन खत्म किया यहाँ से, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वजह है।
और हमें इस चीज को समझना चाहिए। तो उसी चीज को समझते हुए हम रिकॉल नहीं करते, हम उसको जाया ही करवा देते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग रिकॉल करवाएंगे तो उसके लिए केस ओपन करना पड़ेगा, और वो चीज भी ज्यादा रेकमेंड नहीं है। उससे हमारे अकाउंट के ऊपर, हमारे अकाउंट की बेसिकली इमेज के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, जो कि हम चाहते नहीं है। तो सर जब हमने इन्वेंट्री ज़ाया करवानी है तो उसके लिए हमें जस्ट इधर ही क्लिक करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो आप जब आपने इन्वेंट्री जाया करनी है तो उसके लिए आपने सिंपल वो जो ऊपर बटन लगा हुआ था, रिमूव जी सर। अनफुलफिल इन्वेंट्री, तो वो खुद ब जी खुद सर। ही अमेजोन उसको भी जाया कर देगा। जी सही है। जी अब्दुल हनान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो आज ही ना मेरे एक क्लाइंट हैं यूएई में, उनकी तरफ से मुझे एक मैसेज आया, उनके अकाउंट की हेल्थ नेगेटिव हो गई और वो कह रहे थे कि वो एफबीएम कर रहे थे। तो सर एफबीएम पे भी ये फैक्टर्स अप्लाई होते हैं सारे, ये इन्वेंट्री के, या सिर्फ ये एफबीए वालों के लिए हैं? नहीं, एफ बी एम में भी अप्लाई होते हैं, लेकिन बात बोला क्या है, एफ बी एम में कवर करना मुश्किल होता है। क्योंकि बात बोली जाती है कि एफ बी एम में अमेजोन बेसिकली बहुत ज्यादा निगरानी करके नहीं बैठा होता, ठीक है। अमेजोन ने आपका जो सेकंड सेलर रखा होता है एफ बी एम के अंदर, ठीक है। तो एफ जी बी एम के अंदर बेसिकली अगर यहाँ पे अगर आपको अपने तजुर्बे से बताऊं तो जिस तरह अगर हम लोग बात करें कि एक्सेस इन्वेंट्री को इम्प्रूव करने में अगर हमें एफ बी ए वाले अकाउंट में 2 महीने लग जाते हैं, तो एफ बी एम के अंदर हमें क्या पता 4 5 6 महीने लग गए, ठीक है। उसी तरह इन स्टॉक वाला जो फैक्टर है वो तो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाता है, उसमें कोई इतना इन स्टॉक वाला फैक्टर आपको कभी भी इतना नहीं महसूस होगा एफ बी एम के अकाउंट के अंदर, क्योंकि आपने खुद यूनिट को अपडेट करना होता है, जी इन्वेंट्री सर, को अपडेट करना सही। होता है। लेकिन जो बेसिकली इशू आता है ना, वो दो चीजों पे आता है। एक आता है आपकी क्या नाम है, सेल थ्रू रेट में, ठीक है जी। और जी दूसरा आता है आपकी वो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में। क्यों? क्योंकि एफबीएम वाले केस में रिटर्न्स आते हैं, ठीक है। और उसके अंदर ये सेल थ्रू रेट बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि हमारे प्राइम के बायर्स नहीं होते हैं हमारी ना सेल के अंदर। जी तो सर, उससे ना उनका ये दो यही फैक्टर्स हुआ की था। वजह से। उनके ना रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। एक रिटर्न तो जी ऐसे आया कि वो कस्टमर ने तोड़ के भेज दिया। तो सर क्या इस केस के अंदर वो देखते नहीं है ये अमेजोन वाले के, ये जो रिटर्न जा रही है ये सही भी जा रही है या नहीं जा रही? नहीं नहीं, क्योंकि एफ बी एम है ना, तो एफ बी एम तो बेसिकली जब उसने रिटर्न करवाना है तो अमेजोन ने कुरियर कंपनी वालों को भेजना है और वो उससे सीधा आपके पास आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम्म। होता ही है कि जब आपके पास रिटर्न आए ना, आपने करना क्या है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चले आज ये वाला चीज भी कर देते हैं ताकि आपकी ना ये वाला इशू सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप क्योंकि इसके बारे में कर रहे हैं तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, हमारे पास बेसिकली रिपोर्ट्स वाले में या क्या नाम है, हमारे अकाउंट के अंदर ही हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग अमेजोन के ऊपर अपनी जितने भी रिटर्न्स आ रहे हैं, हमें जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं उनके खिलाफ हम गारंटी क्लेम कर सकते हैं। हम ना गारंटी क्लेम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक रिटर्न आया, ठीक है, और मेरे बायर ने ज्यादती की है, मतलब मैंने जब उसको प्रोडक्ट भेजी थी तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी कंडीशन में थी, न्यू कंडीशन में थी, लेकिन बायर ने मुझे तोड़ के भेजी है। और मोस्टली सेलर्स को पता नहीं होता कि अमेजोन आपको भी एक बहुत ज्यादा हैंड देता है, बहुत ज्यादा आपको अथॉरिटी देता है कि आप उस बंदे के खिलाफ भी केस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या होता है, आप ए टू जी क्लेम के अंदर जाके या ऑर्डर्स के अंदर जाके ना, मैनेज ऑर्डर्स के अंदर गए आप, ठीक है। मैनेज ऑर्डर्स के अंदर जाना है आपने, और मैनेज ऑर्डर्स के अंदर जाके आपने सबसे पहले तो जिस जो वो बंदा है जिसने आपको रिटर्न करवाया है तोड़ के, उसका ऑर्डर आईडी नंबर पकड़ना है, उसका ऑर्डर आईडी नंबर पकड़ना है। वो जो भी है उसका ऑर्डर आईडी नंबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आपने उसका ऑर्डर आईडी नंबर पकड़ा, ठीक है। और ऑर्डर आईडी नंबर पकड़ के आप ये ऑर्डर आईडी नंबर होता है। लेट्स सपोज इस बंदे ने मेरी प्रोडक्ट तोड़ के भेजी है, ऑर्डर आईडी नंबर पकड़ के मैं बेसिकली परफॉर्मेंस के अंदर मेरे पास ऑप्शन होती है क्या नाम है, ए टू जी गारंटी क्लेम्स की, ठीक है जी। और रिटर्न्स की ऑप्शन होती है। ये बेसिकली कोई एफ बी ए का अकाउंट है, इसके अंदर सारी लिस्टिंग एफ बी ए की है, एफ बी एम की कोई लिस्टिंग नहीं है तो इसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो एफ बी एम का अकाउंट है ना, उसके अंदर परफॉर्मेंस के ऑप्शन के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होती है मैनेज रिटर्न्स की, ठीक है जी, मैनेज रिटर्न्स की ऑप्शन होती है आपके पास। तो आप करते हैं, आप उस ऑप्शन के अंदर जाते हैं, लेट्स सपोज ये मेरा मैनेज रिटर्न्स का ऑप्शन है। मैनेज रिटर्न के अंदर ऑप्शन के अंदर जाके आपने क्या करना है, सिंपली आपने सिंपल वो ऑर्डर आईडी पुट करना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि वेरीफाई ऑर्डर आईडी नंबर, आपने वहां जाके ऑर्डर आईडी नंबर पुट करना है।
ठीक है, और वो ही आपको बता देगा कि वाकई में ये रिटर्न आया है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना, अब आपके पास 2 से 3 चीजें होनी चाहिए। एक चीज आपके पास होनी चाहिए प्रोडक्ट की इमेज, जो प्रोडक्ट आपको रिटर्न आई है, जिस हालत में रिटर्न आई है, लेट्स सपोज वो टूटी हुई है, तो उस टूटी हुई प्रोडक्ट की एक मोबाइल से इमेज लेनी है। ठीक है, बल्कि 2 इमेजेस लेनी है आपके पास, चले एक ही हो जाए, 2 दफा अपलोड कर देंगे आप उसको। एक इमेज आपकी वो वाली होनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट टूटी हुई नजर आ रही है, क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, मोबाइल से ले लें आप। ठीक है, और सेकंड इमेज होनी चाहिए उसकी पैकेजिंग की, जिसके ऊपर ये इसका ऑर्डर आईडी नंबर लगा हो। जो ऑर्डर आईडी नंबर, जो पैकेजिंग बेसिकली FNSKU आप प्लेस करते हैं ना, पैकेजिंग करते हैं, मैं आपको बताया कि FBM के अंदर जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आपको यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स की नजर आती है। जब आप उस ऑर्डर को आपने डेली बेसिस पे मैनेज करना होता है, जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आप यहाँ से उस ऑर्डर को कंफर्म करते हैं। तो मैनेज ऑर्डर में जाके आपने ऑर्डर कंफर्म किया। ठीक है, और ऑर्डर कंफर्म करने के बाद आपने क्या किया, आपने आपको वो Amazon उसके लिए FNSKUs प्रोवाइड करता है। वो FNSKUs आपने प्रिंट करवाने होते हैं उसकी प्लास्टिक पैकेजिंग के ऊपर। ठीक है, तो आपने क्या करना है,